जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज तारीख है 9 फरवरी और दिन है शुक्रवार। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं समसामयिक घटना। हम लोग ऐसे घटने पे बात करते हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहता है, इंपोर्टेंट रहता है, और जो खबर आपका न्यूज़पेपर में हो या न्यूज में हो, जो नेशनल मीडिया या इंटरनेशनल मीडिया कवर करता हो, ऐसे क्वेश्चन पे बात करते हैं जहां से आपको संभवतः परीक्षा में यही से क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करेंगे आज का महत्वपूर्ण सेशन जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, और ये सेशन पे आपका स्टैटिक पोर्शन से लेके हर एक पहलू पे ध्यान दिया जाता है। कहीं पे भी अगर यहाँ से क्वेश्चन बने, वो आपका जीएस से बन जाए या कोई भी, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, क्योंकि विस्तार पूर्वक सारी चीजों पे हम लोग बात करते हैं। तो चलें, क्या क्या आज पढ़ने वाले हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात यही है कि हम लोग कहाँ से शुरू करें। हम लोग शुरू करते हैं यहीं से। चलिए, ये क्या है ना कि गृह मंत्रालय ने किस देश से मुक्त आवागमन व्यवस्था रद्द करने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो कह क्या रहा है, अभी हाल फिलहाल में आपको बताए थे कि म्यांमार के जो बॉर्डर में है, लगभग 1643 किलोमीटर हम लोग म्यांमार के साथ बॉर्डर सीमा साझा करते हैं। तो वहां पे ना अभी हम लोग बाढ़ लगा रहे थे, इसके बारे में हम लोग को पढ़ाए थे, बताए थे। अभी साथ साथ में गृह मंत्रालय की तरफ से एक निर्णय लिया गया है जो मुक्त आवागमन एक समझौता हुआ था 1970 में। तो वो समझौता क्या हुआ है ना, अभी गृह मंत्रालय बोला कि अभी ये समझौता खत्म करो भाई, जो मुक्त आवागमन का व्यवस्था था उसको बंद करेंगे। अभी बताते हैं ये होता क्या है और क्यों लिया गया है। मणिपुर में आप हिंसा देख रहे हैं, अभी आपका बांग्लादेश में और म्यांमार के साथ क्या चल रहा है ये भी देख रहे हैं। तो इन सब चीजों को लेते हुए बॉर्डर को सेफ करना जरूरी है। इस सबसे गृह मंत्रालय ने बहुत बड़ा अपना फैसला लिया है। चले आते हैं, सर्फ अंडर 90 महिला चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है। तो कल ही शाम का खबर है, 8 साढ़े 8 9 बजे ये आपका फाइनल हुआ है, और हम लोग का जो है ये ढाका में हो रहा था, ये टीम जीत गया है। अब कौन जीता है यह भी आपका रहस्यमय है, आपको हम बताते हैं। चलें आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन क्या है, 8 फरवरी 2024 को श्रील प्रभुपाद जी का कौन सा जयंती मनाया गया। तो श्रील प्रभुपाद जी का कल जयंती था। प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, भारत मंडपम में हो रहा था। आज जो इस्कॉन टेम्पल देख रहे हैं, ये सारे इस्कॉन टेम्पल के संस्थापक यही हैं। ठीक है, श्रील प्रभु जी, ठीक है ना। तो इसको बिल्कुल भी देखेंगे, ये जो है अपना बंगाल में थे वो चैतन्य महाप्रभु जी, ठीक है, उसी के जो विचार है, शिक्षा है, उसी का प्रचार प्रसार करते हैं। तो यहाँ पे हम जो है भक्ति आंदोलन को भी देख लेंगे। ठीक है, कैसे रामानंद जो है दक्षिण भारत से उत्तर भारत भक्ति आंदोलन लाया, और इसी भक्ति आंदोलन से जुड़े ये सारे लोग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड किसने जीता है। तो ये थोड़ा सा देखिए, ये तैरता हुआ आइसबर्ग है और इसमें बैठे हुए हैं भाई पोलर बियर। देखिए कितना मनमोहक दृश्य है, देखने लायक है ना। चलिए, ये क्या है, 4th खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल का शुभंकर यानी मैस्कॉट का जारी कर दिया गया है। कल ही आपका किए हैं, शाम का बात है ये है अहमद विश्व शर्मा जी, और असम में इस बार आपका हो रहा है पहली बार खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम। इससे पहली बार जो 3rd एडिशन हुआ था आपका यूपी में हुआ था, सबसे अधिक जीत के लेके गया था कौन, आपका पंजाब यूनिवर्सिटी। चले आगे चलते हैं, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो अभी हमारे एस जयशंकर जी विदेश मंत्री हैं, ये गए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो वहीं पे जो है इस बार इसका सम्मेलन हो रहा है, इंपोर्टेंट है, अभी बताते हैं इसके बारे में। आरबीआई का जो है मौद्रिक नीति समिति होता है, उसका बैठक कल हो रहा था, उसकी अध्यक्षता करते हैं आरबीआई के अध्यक्ष। टोटल 6 आदमी होते हैं उसमें कमेटी में। तो ये ना कुछ रेपो रेट, बैंक रेट, ठीक है, ये सारा चीज जारी किया गया है, और इस बार जो है आपका अपरिवर्तनशील रखा है। तो देखेंगे क्या है नहीं है। आगे चलते हैं, विश्व पुस्तक मेला हर बार होता है, इस बार भी हो रहा है प्रगति मैदान में। तो इस बार मुख्य अतिथि देश कौन होगा, इसको बिल्कुल भी जानेंगे। भारत चावल ब्रांड को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। जैसे भारत आटा के बारे में जानते हैं ना, भारत आटा आपको आउटलेट में मिलता है 27.5 रुपया केजी, तो उसी तरह से अब क्या है, भारत चावल ब्रांड को भी लॉन्च कर दिया गया है। सभी व्यक्ति को जो भी लेना चाहते हैं, जो भी नफेड संस्था है, वहां पे जाइए और आप भारत चावल आटा खरीद के लाइए 29 रुपए केजी के हिसाब से। समझ गए, सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है, अब बिल्कुल भी जानना चाहिए। आइए, ये क्या है ना, ओल्जास बेक्टेनो को किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त करें। तो ये जो है ना आपका जो है मिडिल एशिया के देश है, वहां पे जो है ये नियुक्त हुए हैं, तो इसको भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, पहले म्यांमार को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, है ना। पहले आपको म्यांमार को दिखाता है, नहीं म्यांमार को दिखाएंगे तो आप लोग घबरा जाइएगा क्या, ये शुरुआत से ही मैप किए हैं क्या, नहीं चलिए ना, तो घबराना नहीं है। तो चलिए हम लोग जो है अपना काम शुरू करते हैं। क्या है ना कि गृह मंत्रालय ने किस देश से मुक्त आवागमन व्यवस्था को रद्द करने का निर्णय लिया है। तो गृह मंत्रालय का, हम लोग के गृह मंत्री कौन है, अमित शाह जी हैं, कल ही फैसला लिए हैं, और क्या बोले हैं कि जो मुक्त आवागमन करने का मतलब क्या है कि मान लीजिए एक देश इधर कोई देश ए है और इधर कोई देश बी है, ठीक है, और इस बॉर्डर सीमा रेखा के बगल में, यानी यहाँ से यहाँ के बीच का जो 16 किलोमीटर और इधर से इधर का जो है बीच के 16 किलोमीटर
कि जो भी यहाँ पे आदिवासी लोग यानी जनजाति लोग रहते थे, तो वो क्या करते थे ना, एक 1970 में म्यांमार के साथ हम लोग का क्या हुआ था, एक समझौता हुआ था। इस समझौता के तहत ये कहा गया कि बॉर्डर के बगल में, जो म्यांमार के साथ हम लोग का बॉर्डर लगता है, बॉर्डर के 16 किलोमीटर से इधर और 16 किलोमीटर म्यांमार की तरफ जो भी जनजातीय लोग हैं, उसको क्या है ना, कोई वीजा का जरूरत नहीं होगा, एक परमिट दिखाएगा और परमिट दिखा के ये 16 मीटर अंदर तक यहाँ जा सकता है और इधर के लोग 16 किलोमीटर तक यहाँ आ सकता है, ठीक है। और एक विजिट में वो क्या 2 सप्ताह तक रह सकता है, ठीक है। और वो जो परमिट होता है उसका 1 साल का वैलिडिटी होता है। अब ये क्या हुआ, ये तो सारा चीज सब कुछ चल रहा था ठीक ठाक। अभी आपको मालूम होना चाहिए कि म्यांमार में वहां पे सैन्य शासन है, तख्ता पलट हो गया, रखाइन प्रांत, जितना भी प्रांत है सब कोई अलग देश का मांग कर रहा है। तो ये हो गया है गड़बड़ हो गया। और हम लोग के मणिपुर में हिंसा चल रहा है, हर दिन कोई ना कोई मर्डर होता है, वहां पे लोग का हत्या होता है। तो इन सब चीज को लेकर लोग को लगता है कि म्यांमार का कोई ना कोई हस्तक्षेप है कि नहीं है। तो इन सब चीजों को लेकर के अब क्या किया है, गृह मंत्रालय बोला है कि नहीं, जब तक मुक्त आओ जो आना जाना है, ठीक है, अगर इसको नहीं रोकेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये आने जाने के चक्कर में लोग जो है अवैध रूप से कुछ कर लेता है जो पता नहीं चल पाता है। इससे पहले गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि म्यांमार के पास जो बॉर्डर है उस बॉर्डर को हम फेंसिंग करेंगे, यानी बाढ़ लगा रहे हैं। बाढ़ कितना किलोमीटर में लगा रहे हैं, तो 1643 किलोमीटर हम लोग का म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। तो वहां पे बाढ़ लगाने का काम तो आपका जारी है ही, चल ही रहा है, ठीक है। और साथ में अभी नया खबर निकल के आया है कि हम लोग क्या करेंगे भैया, जो मुक्त आवागमन है उसको रोकेंगे। तो यहाँ पे 2-3 चीज, ये आओ ये समझौता को बिल्कुल भी जानिए। चलिए आपको यहाँ पे हम ले आते हैं पहले, उसके बाद फिर बात करते हैं। ये क्या कहता है कि भारत और म्यांमार के बीच ये समझौता 1970 में लागू किया था। दोनों देशों के आदिवासी समुदाय, जो अभी आपको बोले हैं, ऐसे नागरिक जो सीमा के 16 किलोमीटर के दायरे में निवास करते हैं, दूसरे देश में बिना वीजा के 16 किलोमीटर तक वो जा सकता है और एक वीजा में 2 हफ्ते तक भी रह सकते हैं, ठीक है। भारत और म्यांमार के बीच जो है 1643 किलोमीटर का सीमा है। चलिए आपको ये बात तो समझ गए हैं, चलिए आपके सीमा के पास लेके चलते हैं। देखिए म्यांमार को थोड़ा सा आपको समझना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है ये भी बात बताते हैं। म्यांमार एक समय था जो हम लोग साथ में थे। कब तक थे भाई, भारत शासन अधिनियम आया था 1935 में, जब हम लोग किसके, अंग्रेज के गुलाम थे, ठीक है। और यही भारत शासन अधिनियम के तहत क्या हो गया ना कि भारत से म्यांमार को क्या करेंगे भैया, अलग करेंगे। तो म्यांमार भारत से अलग कब हुआ, तो 1937 में अलग हुआ था। ये भी बात बिल्कुल भी बहुत बार पूछता है कि भारत जो है म्यांमार से, मतलब म्यांमार भारत से अलग हुआ किस अधिनियम के तहत, 1935 के अधिनियम के तहत हुआ था। कब, तो ये 1937 में हुआ था, ठीक है। जब अलग हुआ ना, तो हम लोग का जो ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर ये ऐसे करके खींचा गया। यहाँ पे अरकाना यामो पर्वत है और उसी पर्वत को देखते हुए ये करके, और ये हिमालय का विस्तार है, जो पूर्वांचल हिमालय देखते हैं उसी का ये आपका विस्तार है, ठीक है। ये किससे किससे सीमा साझा करता है, तो इधर अरुणाचल प्रदेश कहिएगा, उसके बगल में आपका नागालैंड है, नागालैंड के बगल में मणिपुर है और यहाँ पे मिजोरम है। तो इतना स्टेट आपको पता होना चाहिए। और सबसे ज्यादा जो है सीमा साझा करता है यहाँ पे, जानते हैं, मणिपुर के साथ 400 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। और कहीं ना कहीं जो मणिपुर में सब हो रहा है, तो म्यांमार वाले को भी हम लोग सोचते हैं कि वहां पे जो भी कुकी लोग हैं, मैतेई लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि पहाड़ी एरिया में जो भी लोग हैं कुकी ही लोग रहते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि शायद इन लोग के जब जो आना जाना हो रहा है वहां पे कुछ अवैध रूप से कोई बात होता होगा। देखिए ये आदिवासी लोग हैं, ये लोग का क्या था समझौता, 1970 का समझौता, बिल्कुल भी याद रखिएगा। ये आपका एकदम बहुत 1970 से चल रहा था, अब जाके बैंड हुआ था, तो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अब 1970 में क्या हुआ था, 1970 में ये हुआ था कि जो भी भैया सीमा के 16 किलोमीटर के उधर रहेंगे, तो वो 16 किलोमीटर तक जा सकते हैं। जो 16 किलोमीटर के इधर है, यानी म्यांमार की साइड है, वो उधर तक जा सकते हैं। और एक साथ 2 सप्ताह रहिए, घूमिए फिरिए, फिर आ जाइए, ठीक है। तो ये स्थिति आपको पता होना चाहिए। तो म्यांमार का राजधानी कहीं नहीं पाए हुए है, यहाँ का बुद्रा कयात है, ठीक है। यहाँ अरकाना यामो का स्थिति पता रखिएगा। यहाँ पे जो है रखाइन उखाइन बहुत सारे प्रांत है, 3-4 प्रांत है, और ये प्रांत में हमेशा ये लोग का जो है ना गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। यहाँ पे सैनिक शासन है, यही के जो है थेक्योन आंग सान सू की, जिसको क्या मिला था भैया, नोबेल मिला था, ठीक है। फिर उसको जो है वापस ले लिया था। तो ये बिल्कुल भी पता, बहुत दिन का उसको सजा उजा मिल गया है, ठीक है ना। अपने इंडिया में भी रही है, आपका JNU से पढ़ाई की है, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट है। चले, तो आंग सान सू की को हम लोग जानेंगे। तो ये सारा चीज है आपका बॉर्डर से संबंधित। तो मेरे हिसाब से सारा चीज आप समझ गए होंगे ना। तो ये क्या हो जाएगा भाई, अवगमन मुक्त करने की बात कहां की है, म्यांमार के साथ किया। अब देखिए यहाँ पे आप चीज बताते हैं, भारत जो है ये अपना प्यारा सा भारत है। इस भारत के साथ सबसे ज्यादा जो सीमा रेखा लगाता है, कौन लगाता है, तो बांग्लादेश, याद रखिएगा, ठीक है। बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक हम लोग का स्थलीय सीमा लगता है, ठीक है। कितना लगता है, 4096, यानी इतना लगता है, कितना लगता है, 4096 किलोमीटर लगता है सबसे अधिक बांग्लादेश। दूसरे नंबर में कौन है, चाइना। चाइना का जो सीमा रेखा है उसको क्या बोलते हैं, मैकमोहन रेखा। कितना लगता है, 3488 किलोमीटर, ये भी बिल्कुल भी याद रखिएगा। तीसरे नंबर में कौन है, पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ कितना लगते हैं भैया, 3323 किलोमीटर, ये है पाकिस्तान, ठीक है। ये 3300
क्या है कहिएगा 3323 किलोमीटर लगता है। उसके बाद किसके साथ लगता है, नेपाल के साथ लगता है। कितना लगता है 1751 किलोमीटर, ठीक है 1751 किलोमीटर। उसके बाद किसके साथ लगता है, तो यहाँ पे लगता है ये आपका जो अभी बताएं आपको म्यांमार के साथ। उसके बाद भूटान के साथ लगते हैं। भूटान के साथ कितना हम लोग का सीमा है, तो कहिएगा 600 किलोमीटर के करीब करीब है, ठीक है। चलिए इतना भी समझ गए। उसके बाद सबसे कम सीमा हम लोग साझा करता है किसके पास, तो अफगानिस्तान के साथ, जो ऑक्युपाइड कश्मीर जो लेके रखा है, गिलगित बल्तिस्तान जिसको कहते हैं, ऊपर वाला एरिया, वहां अफगानिस्तान के साथ लगभग बहुत कम किलोमीटर सीमा साझा करता है, ठीक है। तो ये चीज स्थिति आपको पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो गड़बड़ा जाइएगा। सबसे अधिक किसके साथ, बांग्लादेश के साथ करते हैं। टोटल हम लोग का स्थलीय सीमा कितना है, 15,200 है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल भी आपको पता होना चाहिए। तो चले हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, ज्यादा यहाँ पे रुकेंगे नहीं क्योंकि क्वेश्चन आज बहुत सारा है। चलते हैं हम लोग आगे। आगे क्या है, सैफ अंडर 90 महिला चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है। रात का खबर है अभी, ठीक है, यानी 8 साढ़े 8 9 बजे ये जो है आपका 6 बजे से खेल हो रहा था और फाइनली हम लोग जो है जीत गए हैं। भारत जीत गया है, किसको हरा के, बांग्लादेश को हरा के। हो कहाँ रहा था, ढाका में। ढाका कहाँ है, बांग्लादेश में है, ठीक है। और इसी ढाका के बारे में आपको बताए थे, बिम्स्टेक का क्या है, सचिवालय है, ठीक है। बिम्स्टेक का, जहां पे इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक का भी महानिदेशक मतलब निदेशक है, ठीक है, अपना भारतीय है, ठीक है। अभी आपको बताया था ना हम कि जो है इक्वेटिक बिम्स्टेक इक्वेटिक आपका जो है चैंपियनशिप हो रहा था दिल्ली में, ठीक है। तो वही है ढाका, ढाका में हो रहा है, ठीक है। यही का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कौन बनी, शेख हसीना। विवादास्पद चुनाव हुआ है। आपको और बता दें, बहुत बड़ी खबर कल आपको बताने वाले हैं। पाकिस्तान में कल हुआ था इलेक्शन, परसों बहुत ज्यादा धमाका उमाका हुआ बलूचिस्तान वाले प्रांत में। अब बहुत हो गया वहां पे कट्टम कट, ठीक है। तो इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन कल ही संपन्न हुआ है। अब देखिए निकल कर क्या आता है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पे भी कहा जा रहा है कि उन लोग के भी अंदर गृह युद्ध शुरू है, ठीक है। पीओके वाले कह रहे हैं कि हम लोग को आजाद करो, शायद पीओके वाले हो सके हम लोग के पास आ जाए अब, ठीक है। हरी झंडी मिल चुका है। चले आगे चलते हैं। अंडर 90 महिला चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हो जा रहा है भाई, बांग्लादेश के ढाका में हो जा रहा है। चलते हैं आगे चलते हैं। यहाँ पे है तो सब खेल वेल का हर दिन आपको लोग को बताते रहते हैं। थोड़ा सा आप लोग जो है इन सब चीजों को अपने से भी रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है ना, कर लीजिएगा। खेल का अभी जो आपका अंडर 90 देखिए, अभी अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप आपका दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है। हम लोग सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, ठीक है, रेगुलर 9वीं बार पहुंचे हैं, ठीक है। तो जो भी खेल हो रहा है, जो एक बार बता देते हैं, उसको अपने से भी देखने का प्रयास कीजिए। देखिए रिवीजन ही ऐसा चीज है कि आप चीजों को नहीं पढ़िएगा फिर कंफ्यूजन में गलत मार दीजिएगा। 8 फरवरी 2024 को सिरिल प्रभुपाद जी का कौन सा जयंती मनाई गई है, तो ये 8 फरवरी आपका कल ही था। सिरिल प्रभुपाद जी को बिल्कुल भी जानिएगा, ठीक है। इस्कॉन के ये क्या है, संस्थापक है, पहली बात। और दूसरी बात क्या है ना, जो गॉर्डन जो गाइड ये आपका वैष्णव गौड़ ये जो है गौरी ये संप्रदाय का जो है स्थापना किए थे कौन भैया, चैतन्य महाप्रभु। और ये कब चैतन्य, अच्छा बताते हैं अभी आपको पूरा। तो उसी का जो मिशन है ना, उसके जो है कृष्ण जी का, जो भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण का जो प्रचार प्रसार पूरे विश्व में करते हैं। इस्कॉन टेम्पल का देखिएगा देश विदेश में बहुत सारा शाखा है, तो इसी के ये संस्थापक थे। तो इसका जो है ना इस बार जयंती हो रहा है, बहुत धूमधाम से हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी एक डाक टिकट जारी किए हैं, एक सिक्का जारी किए हैं। कहां से किए हैं, भारत मंडपम में हो रहा था नई दिल्ली से, ठीक है। तो हम लोग के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है, VVI कर लीजिए। ये कैमा जयंती है, 150वां जयंती है, ठीक है। तो एकदम बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। चले आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है ना कि सिरिल प्रभुपाद जी जो है ना, जो ये आपको बताए हैं चैतन्य महाप्रभु जी, उसी के क्या है फॉलोवर है, उसी का जो वैष्णव का जो है गौड़ीय संप्रदाय का, जो वैष्णव धर्म के गौड़ीय संप्रदाय का जो मूल मंत्र है, उसी के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाने का काम ये किए थे। और इससे क्या अभी फॉलोवर जो भी हैं, जो पूरे विश्व में अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिसको इस्कॉन टेम्पल के नाम से जानते हैं, जो भगवान कृष्ण जी का जो भक्ति करते हैं, ठीक है। तो यही संप्रदाय से लोग जुड़े हुए हैं। चलिए थोड़ा सा अब आते हैं, आपको इसके बारे में इतिहास थोड़ा सा लेके चलते हैं, जरूरी है। देखिए ये आया भक्ति आंदोलन बोल रहे हैं ना, तो जानना जरूरी है, जानिए। भक्ति आंदोलन मध्यकाल में शुरू हुआ, मध्य युग में। मध्यकाल मतलब कहने का मतलब क्या है, 1200 से ले लीजिए, 1200 शताब्दी से लेके 1500 शताब्दी के बीच जो है, 12वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी के बीच को हम लोग मध्यकाल में मोटा मोटी मान के चलते हैं। तो ये क्या है ना, 12वीं शताब्दी के समय में दक्षिण भारत में अलवार संत और नैनार संत थे, ठीक है, इसको पता होगा आप लोग को, ठीक है। वहां पे क्या है ना, तो भक्ति आंदोलन का शुरुआत आपका दक्षिण भारत में ही हुआ। तो दक्षिण भारत से, यानी ये देखिए ये अपना देश है ना, ये अपना भारत है, तो ये है आपका दक्षिण भारत, ये वाला, यहाँ पे विंध्याचल पर्वत है ना, इधर हम लोग दक्षिण करते हैं। तो इधर दक्षिण भारत से लेके उत्तर भारत में जो है भक्ति आंदोलन का जो लेके गया, ये रामानंद लेके गए। कौन लेके गइएगा, रामानंद का नाम बिल्कुल भी याद रखिएगा। रामानंद लेके गए कहा, उत्तर भारत से दक्षिण भारत। कब लेके गए, 15वीं शताब्दी के करीब करीब लेके गए थे। और इस भक्ति आंदोलन से जुड़े कौन, 3-4 आदमी। आप जैसे क्या कहिएगा, ये तो पहले कहिएगा चैतन्य महाप्रभु जुड़े, ठीक है, एकानाथ थे, ठीक है। उसके बाद जो है आपके मुंबई के ही थे 2-3 और संत थे। ये संत जुड़ करके पूरे उत्तर भारत में
आपका भक्ति आंदोलन को प्रचार प्रसार किए। और इसी भक्ति आंदोलन के जो मुख्य आदमी थे वो आपके थे चैतन्य महाप्रभु। ये कहाँ के थे? ये थे आपके बंगाल के। बंगाल का एक जगह है नदिया, ठीक है, नदिया, नवद्वीप जिसको कहते हैं, वहीं पे ये जो है जन्मे थे। कब जन्मे थे भैया? 1486 में जन्मे थे। और ये कहा जाता है कि जब जन्मे थे तो इतना मतलब प्रभावशाली नहीं थे। अपने उसका जो पिताजी का देहांत हो गया था, उसको लेके आए थे कहाँ पे? गया में पिंडदान करने के लिए। होता है ना, पिंडदान होता है गया में फल्गु नदी के पास। तो वहां पे आए ना, तो वहां पे एगो जो है कोई मतलब ईश्वर करके नाम था, उसी से मिले और उससे प्रभावित हुए। तो उसी ने बोला कि हरे कृष्ण बोलो। तो वहीं से इसका मन जो है अपना क्या हो गया, मतलब बदल गया। और यही से शुरू करते हैं। और उसने क्या किया कि वैष्णव संप्रदाय का जो है आपका जो है गौड़ीय जो संप्रदाय है, उसी को स्थापना किए थे। कौन? तो अपना चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। तो चैतन्य महाप्रभु को जानिएगा, बहुत ज्यादा आपका चर्चा में हो सके यहाँ से कहेगा कि गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु थे कौन? बंगाल के थे, वैष्णव भक्त थे, गौड़ संप्रदाय का स्थापना किए थे। और उसी के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाने का काम कौन किए? श्री प्रभुपाद किए हैं, जो अपना मिशन चला रहे हैं, वो इस्कॉन वाले हैं। और उसके जो मिशन का नाम है गौड़ मिशन भी कहा जाता है, जो पूरे विश्व में अपना प्रचार प्रसार करते हैं। समझ गए मेरी बात? 150वीं जयंती इसका मन रहा है। डाक टिकट जारी किया गया और सिक्का जारी किया गया, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। श्रील प्रभुपाद जी का 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उनके सम्मान में प्रधानमंत्री द्वारा क्या भैया? एक स्मारक टिकट और एक सिक्के जारी किया गया। श्रील प्रभुपाद गौड़ीय मिशन, ये देखिए गौड़ीय मिशन आपका ये जो है ना 1918 में जो है इनका जो है क्या हुआ था? जन्म हुआ था। किनका? श्रील प्रभुपाद का, ठीक है, ये याद रखिएगा। संस्थापक थे गौड़ीय मिशन श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं और वैष्णव धर्म के शिक्षा पर आधारित है। समझ गए? तो वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार को बहुत आगे बढ़ाए थे कौन? चैतन्य महाप्रभु। और उसी के शिक्षा को आगे बढ़ा रहे थे कौन? ये। तो इसी का 150वीं जयंती हो रहा है अपना नई दिल्ली में। चलते हैं, मेरे हिसाब से सब बात क्लियर। ज्यादा जाइएगा। अभी देखिए यहाँ पे आपको हम जो आपका 63 था ना, तो ये का अलवार है, नयनार है, ठीक है, उधर से आएंगे तो फिर लंबा जाएगा, उतना जाइए मत, अभी हिस्ट्री पढ़ानी है। आइए, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड किसने जीता है? तो देखिए ये है आइसबर्ग। इस आइसबर्ग में देखिए ये प्राणी को देखिए कितना कितना मनमोहक है ये दृश्य। देखिए ये पोलर बियर है, ये बैठे हुए हैं, ये आइसबर्ग फ्लोटिंग हो रहा है यानी तैर रहा है, और इस पे ये आराम से सोए हुए हैं, बिंदास। समझ जाइए, हम लोग को रख देगा तो हम लोग कुल्फी हो जाएंगे, समझ रहे हैं? तो यही बात है ना? तो देख लीजिए ये कौन है ना, ये जो है ब्रिटेन की है, ठीक है, नीमा शरीखानी नाम है, ठीक है। कहाँ गए भाई? नीमा शरीखानी नाम है इसका, शरीखानी। इसी को ये अवार्ड इस बार दिया जाता है, ठीक है। विहान पांड्या ये अपने बैंगलोर के कर्नाटक के हैं, इसको भी जो है आपको अवार्ड दिया गया था, ठीक है। अभी नहीं मिला है इसको, तो अभी फाइनली नीमा शरीखानी को मिला है। और ये किसके लिए मिला है तो क्या कहिएगा? तो फोटोग्राफ ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड मिला। कहाँ के? ब्रिटेन के, ठीक है। ब्रिटेन जहाँ के प्रधानमंत्री अपना ऋषि सुनक है, ठीक है, तो उसी को मिला है। तो क्या कहिएगा? तैरते हुए आइसबर्ग पर सोए हुए हैं ये हमारे, ठीक है, पोलर बियर, ठीक है। तो देखिए यही होता है, आदमी सुकून कहीं भी ले सकता है कि नहीं है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन क्या है? फोर्थ खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल 2023 का शुभंकर यानी मैस्कट क्या है? ठीक है, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल का 4th एडिशन हो रहा है। देखिए अभी बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया होगा आप लोग को कि अभी कुछ बता रहे थे क्या? खेलो इंडिया पहले, चलिए जनवरी से शुरू करते हैं, पहले इसको रहने दीजिए, एकदम आराम से ध्यान से समझिए। खेलो इंडिया क्या बताए थे? पैरा गेम। पैरा गेम मतलब क्या? जो फिजिकली लोग चैलेंज। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था, पहला हुआ था, वो पहला संस्करण था, इस बार हुआ है। और सबसे जो है उसका मस्कट क्या था? उज्ज्वला था, ये याद रखिएगा। फिर दूसरा खेल कौन सा हुआ? खेलो इंडिया यूथ गेम 6ठा संस्करण हुआ। कहाँ पे? तमिलनाडु में हुआ था, ठीक है, जिसका शुभंकर क्या था? वीरा मंगाई था, जिसको वेलू ने तैयार करते थे। सबसे अधिक पदक कौन लेके गया? महाराष्ट्र। उसके बाद फिर क्या हो गया? खेलो इंडिया विंटर गेम, वो दो इसमें किया जाएगा आपका 2 चरण में। तो पहला चरण आपका लद्दाख में हो गया, दूसरा चरण आपका फरवरी में 24-25 फरवरी को होगा गुलमर्ग में, ठीक है। तो वो क्या हो गया? विंटर गेम, वो उसका भी 4th एडिशन था। और ये क्या है? खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल गेम, ये भी आपका 4था एडिशन है। तीसरा हुआ था यूपी में और चौथा हो रहा है आपका आसम में। कल ही शाम को ये हेमंत विश्व शर्मा द्वारा लोगो, उसका थीम, ठीक है, उसका सॉन्ग, सारा चीज जारी किया गया है। और ये आपका खेल हो रहा है, लगभग 16 प्रकार का खेल इसमें शामिल किया गया है। और बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पिछले बार वाला जो है यूपी वाला जो हुआ था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के, बहुत बार पूछा गया उसका थीम। हम तो कितना एग्जाम में देखा, जीतू था, जीतू। तो बिल्कुल भी ये सब देखिएगा, ये सब पूछ लेता है, जब पूछ लेता है तो इंपॉर्टेंट है। तो इस बार का क्या रखा गया? ये क्या है? अष्टलक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी क्या है? एक जीवित तितली है, ठीक है, जो पूर्वोत्तर का जो सांस्कृतिक चीजों को दर्शाता है। तो क्या कहिएगा? अष्टलक्ष्मी है इस बार का क्या मैस्कॉट। कहां पे हो रहा है? चौथा आसम में हो रहा है, गुवाहाटी में, ठीक है। और ये क्या है ना,
पहली बार यूनिवर्सिटी खेल आपका असम में हो रहा है, समझे। तो इसका मस्कट को बिल्कुल भी याद रखिएगा, अष्टलक्ष्मी है। अभी जो है चौथा खेलो इंडिया विंटर गेम जो हो रहा था उसका आपको बताया था ना, हम कहा था हिमालयन तेंदुआ, हाँ हिमालयन तेंदुआ ही तो था उसका मस्कट, ठीक है। तो सब मस्कट को बिल्कुल भी समझते चलना है। तो कौन सा हो रहा है भैया, फोर्थ खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम, एकदम पांचों एडिशन याद रखना है, यूथ गेम, पैरा गेम, उसके बाद विंटर गेम, उसके बाद यूनिवर्सिटी गेम। इसमें क्या है ना, बताता है खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल जो है इस बार 16 खेल शामिल 2024 में आसम 2023 में आसम में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। युवा विद्यार्थियों को क्या करना है, विभिन्न खेल स्पर्धाओं में अपने प्रतिभा को दिखाने के लिए एक मंच उपलब्ध कराना है। सरकार का एक अच्छा पहल है। 16 प्रकार का खेल किया जा रहा है, इस बार 4th एडिशन हो रहा है। शुभंकर याद रखिएगा, अष्टलक्ष्मी कुछ याद रखे नहीं रखिए, हमारा देखा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। मिलाने के लिए दे देगा, फंस जाइएगा, ठीक है। वहां पे तीनों दे देगा, उज्ज्वला दे देगा, पहली बात वीरा मंगई दे देगा, अष्टलक्ष्मी दे देगा, उसके बाद हिमालयन भालू दे देगा, ये तेंदुआ दे देगा, क्या कीजिएगा, फंस जाइएगा। अब मिला, अब चारों पड़े हुए हैं, इधर जाइएगा कि उधर जाइएगा, तो जो बोलते हैं बिल्कुल भी ध्यान देके चलना है। चलें आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है, चलिए आगे क्वेश्चन में आइए। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। देखिए हिंद महासागर सम्मेलन कहने का मतलब है जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर जानते ना, अपने भारत के नाम पे ही हिंद महासागर का नाम रखा गया है। सबसे बड़ा महासागर को महासागर कौन है, प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर है, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे आता है। तो जो भी अगल बगल के देश है, सारे देश इसके सदस्य हैं। इसका सम्मेलन 2016 से हो रहा था, 2016 से होता है, ठीक है। इस बार इसका 7वां एडिशन है। इससे पहली बार यानी 2023 में कहां हुआ था, तो बांग्लादेश में हुआ था। 2023 में क्या कहिएगा, बांग्लादेश, वही शेख हसीना वाला बांग्लादेश में हुआ था, ठीक है। तो इस बार जो है ना ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हो रहा है और हम लोग के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी गए हुए हैं, ठीक है ना। तो इसको बिल्कुल भी, और उद्घाटन समारोह में ही गए हुए हैं, यानी आज उद्घाटन होने वाला है, ठीक है, हो भी गया, ठीक है। तो यही है ऑस्ट्रेलिया के जो है पर्थ में आपका 7वां हिंद महासागर सम्मेलन हो रहा है। ये 4th एडिशन है, 7th एडिशन है, तो इसको बिल्कुल भी याद रखिएगा, ठीक है। सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर उद्घाटन समारोह में भाग लेना। हिंद महासागर सम्मेलन का पहला संस्करण 2016 में कहां पे हुआ था, सिंगापुर में हुआ था। तो ये भी बात याद रखिएगा कि पहला संस्करण सिंगापुर में हुआ था। चलिए लोग थोड़ा सा आपको ऑस्ट्रेलिया लेके चलते हैं। जैसे कहिएगा कि आज तो कहीं घुमा ही नहीं रहे हैं, चलिए घुमाते हैं, घुमाना जरूरी है। देखिए ऑस्ट्रेलिया ना सबसे छोटा हम लोग का क्या है, हम लोग एशिया महाद्वीप बोलते हैं ना, तो सबसे छोटा महाद्वीप है आपका कौन सा, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। कल भी बताए थे आपको। तो इसमें देखिए इसमें कई प्रांत है, मतलब कई, एक तरह से कहिएगा कई स्टेट है, ठीक है। तो सबसे पहला ये वाला जो देखिएगा ना, ये आपका क्वींसलैंड है, उसके बाद न्यू साउथ वेल्स है, उसके बाद ये आपका कौन है भैया, ये साउथ ऑस्ट्रेलिया है, फिर ये आपका पर्थ है। यहीं पे आपका जो है क्या हो रहा है, आयोजन हो रहा है। फिर ये आपका क्या कहिएगा भैया, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, फिर ये क्या कहिएगा, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया है। तो ये चारों आपको पता होना चाहिए। क्वींसलैंड से यहाँ से शुरू कीजिएगा। और बड़ी बड़ी जो शहर है, इसका शहर एक दिन और बताए थे, तो शहर को बिल्कुल भी याद, क्या ब्रिस्बेन है, यहाँ पे सिडनी है, फिर आपका कैनबरा है, ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबरा ही है। फिर उसके बाद आपका क्या गई, मेलबर्न है, बड़ी बड़ी खेल हो रहा है। अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन आपको बता रहे थे, जहाँ पे यहाँ पे आपका एरिना सबलेंका महिला वाला जीती थी। अब पुरुष युगल वाले में हम रोहन बोपन्ना जीता है, जिसको अभी हाल फिलहाल में पद्मश्री दिए हैं, है कि नहीं है। तो यही है, मेलबर्न में हो रहा था, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल भी, इटली का जो इस बार ऑस्ट्रेलियन पुरुष एकल जो जीता था, इटली का पहली बार जीता है, याद रखिएगा, समझे। तो ये है मेलबर्न, ठीक है। फिर यहाँ पे आइएगा तो एडिलेड है, एडिलेड में भी बहुत क्रिकेट होता है। फिर पर्थ में आइएगा तो क्या कहिएगा, आपका यहाँ पे है ना, ये तो है, ठीक है, पर्थ है, ठीक है। फिर उसके बाद आइएगा तो इसका राजधानी आपका डार्विन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज देखिए, इसका राजधानी डार्विन है। फिर यहाँ पे आइएगा तो आपका तस्मानिया है, ठीक है। तस्मानिया का राजधानी कहाँ पे है भैया, हैबोट है। तो ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। ये हो कहाँ रहा है, ऑस्ट्रेलिया का लगभग आबादी ये वाला क्षेत्र में, यहीं पे आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ी पर्वत, मतलब लंबी पर्वत श्रृंखला है, ये बात जानिए। और इसी का सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट कोसिस्को है। ऑस्ट्रेलिया का लगभग वाला जो है, जितना ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, जितनी बड़ी बड़ी आपको मरुस्थल दिखता है, सब यहीं पे है, ठीक है, इस वाले साइड में, क्योंकि इधर ना खदान है, ठीक है। विश्व की सबसे पुरानी भूमि के नाम से जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। इसको क्या, ये इसको ऑस्ट्रेलियन वाइट कहता है, ठीक है। इसको कार्पेंट्रिया की खाड़ी कहता है। तो ये बात बिल्कुल भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पे एक टॉरस जल संधि है, पपुआ न्यू गिनी को इसको अलग करता है। यहाँ पे बॉस जल संधि है, तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। तो टॉरस और बॉस जल संधि बिल्कुल भी याद रखिएगा। यहाँ पे कोरल लीफ है, दुनिया की सबसे बड़ी परवाल भित्ति सबसे अधिक जो है आपका यही पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया वाला कोरल लीफ। कहेगा कि कहाँ, तो यही है, कोरल सागर कहते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे 3-4 चीज आपका निकल के आया। ये क्या कहिएगा, टॉरस जल संधि किसके किसके बीच है भैया,
तो तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी के बीच है, ठीक है। बहुत जल संधि तस्मानिया और किसके बीच है, ऑस्ट्रेलिया के बीच है, ठीक है। और क्या कहिएगा, यहाँ पे जो है आपका कोरल रीफ प्रवाल भित्ति सबसे बड़ी कहाँ पे है, तो यही है आपका ये आपका कोरल सागर में है, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया के किधर में पड़ता है, तो क्या कहिएगा, पूरब में पड़ता है, ठीक है। ये चीज एकदम ये सब चीज पता होना चाहिए। सबसे बड़ा रेंज कौन सा है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट कोसिस्को है, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, ग्रेट जितने भी बड़ी बड़ी आपका ये इधर मरु स्थल है, ठीक है। यहाँ पे आपका बहुत बड़ा खदान है, ठीक है। यहाँ पे जानते हैं आपका सोना है, एल्युमिनियम है, बहुत उत्पादन होता है ये वाला एरिया में। विश्व की सबसे बड़ी भूमि मानी जाती, मतलब पुरानी भूमि मानी जाती है। तो ये बात हम लोग को याद रखना है। जो भी बात बोलते हैं ये सब बात सुनते चलिएगा, इंपोर्टेंट है। आपको हम ज्योग्राफी पढ़ा नहीं रहे कि आराम आराम से बोलेंगे, अगर आप लोग पढ़े ही हुए होइएगा, बस सुनते चलिए, रिवीजन हो जाएगा, याद भी रहेगा, ये सारा चीज हो जाएगा, ठीक है। तो यही है आपका 7वां चल रहा है, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कौन किए हैं, एस जयशंकर जी। पहली बार कहाँ पे हुआ था, तो क्या कहिएगा, सिंगापुर में। और ये जान लीजिए इसमें लगभग देश ना 45 देश है, बहुत अच्छा खासा देश, 23-24 देश इसमें शामिल होते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखेगा। देखिए हिंद महासागर वाला स्थिति देखिएगा ना, जैसे ये ऐसे करके अपना देश है ना, तो ये वाला एरिया पूरा आपका हिंद महासागर में ही आता है। इधर अफ्रीका हो जाएगा, इधर आपका ये दक्षिण पूर्व एशिया हो जाएगा, ये वाला इधर से आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो ये सारा देश आपका हिंद महासागर में ही आता है, ठीक है। चलता है अगला क्वेश्चन में आइए। अब आइए आरबीआई। आरबीआई तो जानता ही है, बैंकों का बैंक, सब बैंक का ये जो है बाबा है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है जो भी बैंकिंग कारोबार सेवा पानी करता है सब आरबीआई के ही द्वारा रेगुलेट किया जाता है। देखिए इतने बड़े पेटीएम को क्या कर दिए भाई, बैन कर दिए 29 फरवरी से। अकाउंट में ना पैसा लेना है ना देना है ना कि नहीं है, जमा नहीं करना है, तो आरबीआई है। तो आरबीआई का जो है ना एक मौद्रिक नीति समिति होता है, ठीक है। उसमें 6 सदस्य होता है। इस सदस्य के द्वारा द्विमासिक मौद्रिक नीति जारी किया जाता है। तो इस बार जो है ना बैठक हो रहा था, इसका अध्यक्षता कौन करता है, तो ये शक्तिकांत दास है। ये कौन है, आरबीआई के गवर्नर। ऐसा नहीं कि हर बार शक्तिकांत दास करेगा, जो भी आरबीआई का गवर्नर होगा वो उसका अध्यक्षता करेगा। किसका, मौद्रिक नीति समिति का। 3 जो है आरबीआई के लोग होते हैं, और 3 कौन होते हैं भैया, तो सरकार का आदमी होता है। याद रखिएगा, पूछ दिया है भैया स्टेटमेंट बना के कि मौद्रिक नीति समिति में कितने आरबीआई के लोग रहते हैं, कितने सरकारी प्रतिनिधि करते हैं, पूछ रहा है उसका अध्यक्षता कौन करता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी समझते चलिएगा, जो भी बोलते हैं ना आपका पूछा हुआ क्वेश्चन बोलता है। तो मौद्रिक नीति समिति अपना जो है ना क्या कर दिया है, फिर से अपना जो है जारी किया है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट। ये क्या होता है, ये एक तरह से क्या है ना कि आपको मतलब अपना देश का अर्थव्यवस्था को एक तरह से पटरी में रखने का काम किया जाता है, ठीक है। इससे क्या है ना कि कोई भी मुद्रास्फीति हो या कुछ हो, इसको एक तरह से, क्योंकि आपको बोल ही दिया मौद्रिक नीति समिति, मौद्रिक नीति को बनाने का काम आरबीआई के पास है, ठीक है। तो ये बात मेरे हिसाब से बिल्कुल भी समझ गए। तो आरबीआई का जो है ना इस बार रेपो रेट की दर को कितनी प्रतिशत पर अपरिवर्तित, यानी पिछले 6 बार से जो आपका द्विमासिक जो है मौद्रिक नीति समिति का जो बैठक हो रहा है उसमें क्या है ना 6 बार से कोई भी परिवर्तन नहीं किया है। अब परिवर्तन में क्या होता है, देखिए परिवर्तन में क्या होता है, रेपो रेट क्या है ना कितना 6.5% रखा है। पहले ये जान लीजिए, जिसको लेना है 6.5% ले लीजिए, बता देते हैं 6.5%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेपो रेट एक ऐसा रेट है जो वाणिज्यिक बैंक है ना, जो जितने भी हम लोग जो सब बैंक देखते हैं जहां पे ग्राहक लोग जाता है इसको वाणिज्यिक बैंक कहता है, और जहां पे कोई नहीं जा सकता है, जहां पे बैंक वाले जाएंगे वो आरबीआई होता है, ठीक है। तो आरबीआई क्या है ना, लेन देन के लिए लोगों को अपना लोन देने के लिए किसी से तो पैसा लेगा, हमेशा इसके पास थोड़े रहता है। तो जो जिस रेट से लोन लेता है आरबीआई से, कौन, वाणिज्यिक बैंक, यानी हम लोग का बैंक सब, ठीक है। तो उसी रेट को हम लोग बैंक रेट कहते हैं। अगर आरबीआई अपना रेपो रेट कहते हैं, रेपो रेट अगर बढ़ा देगा तो हम लोग भी अगर लोन लेंगे तो वो भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो महंगाई बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब है मुद्रास्फीति बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो कहने का मतलब है रेपो रेट का कांस्टेंट रहना कम, जितना कम रेपो रेट रहेगा उतना कम ब्याज पे लोगों को भी क्या मिलेगा, लोन मिलेगा। समझ गए, यानी कहने का मतलब है आरबीआई ही सारा चीज करता है। आरबीआई अगर इसको बढ़ाया तो जो पब्लिक जाके एसबीआई से हो या पीएनबी हो या कैसे जाके लोन लेने जाएगा ना, तो उसको भी ज्यादा रेट देना पड़ेगा। अगर ये इसका कम है तो उसको भी कम देना पड़ेगा, हाउसिंग लोन हो या कुछ हो। तो पिछले 6 बार से नहीं बढ़ाया, इस बार भी कितना, 6.5। अब क्या हुआ, 6.5% है। अब क्या है ना एक रिवर्स रेपो रेट, तो इसका जस्ट उल्टा होता है। अभी क्या है ना कि जो भी वाणिज्यिक बैंक है आरबीआई से लेता है, उसी तरह से आरबीआई क्या करता है ना कि मुद्रास्फीति को रोकने के लिए क्या करता है ना, वाणिज्य बैंक से क्या करता है, कुछ इंटरेस्ट पर मतलब पैसा ले लेता है कि चलो भाई हम तुमको रेट देंगे, तुम हमारे पास पैसा जमा करो। तो हमेशा रिवर्स रेपो रेट क्या होता है ना, रेपो रेट से कम होगा। बहुत बार पूछा है कि रिवर्स रेपो रेट से अधिक होता है कि कम होता है, तो हमेशा रिवर्स रेपो रेट से कम होगा, ठीक है। और ये क्या है, जस्ट उल्टा है। जैसे वाणिज्य बैंक पैसा लेता है जिस रेट पर
आरबीआई से उसको रेपो रेट कहते हैं, उसी तरह से आरबीआई वाणिज्य बैंक से यानी एसबीआई पीएनबी से जो उधार लेगा जिस रेट पर, उसी को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। एक होता है बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट कहने का मतलब ऐसा रेट जो रेट अल्प समय में, एकदम बहुत छोटा समय में ना, बहुत छोटा समय में जो बैंक वाले जो है, बैंक वाणिज्यिक बैंक सब जो है ये क्या कहते हैं, आरबीआई से जाके उधार लेते हैं छोटा समय के लिए, जो उसी में जो आपको रेट दिया जाता है उसी को बैंक रेट कहते हैं। एक आता है आपका सीआरआर, कैसा बता ही देते हैं आपको सारा, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो कहने का क्या मतलब है कि आरबीआई के पास जो है ना, जो भी वाणिज्य बैंक है उसको अपना जो संपत्ति का है, मान लीजिए 100 रुपया है ना, 100 रुपया है ना, 100 रुपया मान लीजिए कि किसी बैंक के पास 100 रुपया है, तो 100 रुपये में उसको, तो जो निर्धारण किया जाता है कि इस 100 रुपये में कितना रुपया आपको रखना पड़ेगा आरबीआई के पास, वही आपका सीआरआर, ठीक है। तो ये हमेशा 4% 5%, तो अभी फिलहाल 4.5% के करीब करीब है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी याद रखिएगा। सीआरआर तो समझ गए कि वाणिज्य बैंक द्वारा जो आरबीआई के पास जमा रखना पड़ता है, वो आपका रुपया रखे या फिर आपका सोना रखे या कोई भी तरल विदेशी मुद्रा रखे, तो ऐसे को हमको क्या कहते हैं? सीआरआर कहते हैं। समझ गए कि 100 रुपये में 4 रुपया, 5 रुपया, 4.5 रुपया ऐसे ही रखना पड़ता है। एक आता है आपका एसएलआर, ठीक है, वैधानिक तरलता जिसको बोलते हैं। इसी क्या होता है, ये क्या होता है ना कि बैंक क्या है ना कि अब जैसे आप किसी को लोन दे दिए हैं, तो उसके एवज में बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, विदेशी मुद्रा भंडार हो या कुछ तरलता के रूप में हो या फिर कुछ सोना के रूप में हो या पैसा के रूप में हो, रखना पड़ता है, उसी को कहते हैं एसएलआर कहते हैं। अगर 100 रुपया मान लीजिए आप लोन देते हैं, तो कितना प्रतिशत, 100 रुपए में कितना रुपया आप अपने पास रखेगा, बैंक रखेगा अपने पास, तो वही कभी 18, अभी 18.5% के करीब करीब है। तो वही ये चेंज होता रहता है, जैसे आपको बोले ना द्विमासिक मौद्रिक नीति का जो द्विमासिक आपका बैठक होता है, ये परिवर्तन मगर रहेगा इसी के करीब करीब 4.5%, 5%, 3%, ये 18%, 19%, 20%। तो ये होता है एसएलआर कि बैंक को अपने पास रखना। तो बैंक जो जमा को अपने पास रखता है उसको क्या कहेंगे? एसएलआर कहेंगे। और बैंक जो जमा आरबीआई के पास रखता है उसको क्या कहेंगे? सीआरआर कहेंगे। तो रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट सब समझ गए? बिल्कुल पक्का क्लियर। चलिए तो आ गए। एसडीएफ दर इस बार कितना है, तो क्या बोलिएगा? 6.25 है। एमएसएफ दर कितना है? 6.7%। और बैंक दर कितना है? 6.7% है। ये दोनों सेम सेम है। और रेपो रेट कितना रखा गया है? 6.5। अब सब क्यों करते हैं? तो ये सब क्यों? मुद्रास्फीति को रोकने के लिए करते हैं। मार्केट में ज्यादा पैसा हो जाएगा, ज्यादा पैसा हो जाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो बैंक आरबीआई क्या करती है कि तुम लोग को मत दो, तुम हमको दो, हम तुमको ब्याज देंगे। तो क्या करती है? सारा पैसा अपने पास आरबीआई बुला लेती है। तो ऐसे स्थिति को जो रेट मतलब जो ब्याज देगा आरबीआई बैंकों को, तो उसको क्या कहेंगे? रिवर्स रेपो रेट कहेंगे, है ना। तो ये सब चीज इन्फ्लेशन के बहुत, ये टर्म जो है ना बहुत बार पूछा जाता है, ये कि कैसे आपको जो है मुद्रास्फीति को, मार्केट को आपको कैसे बैलेंस करके चलना है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, लंबा ले लिए। अगला क्या है? विश्व पुस्तक मेला 2024 का मुख्य अतिथि देश कौन है? देखिए विश्व पुस्तक मेला जो है ना इस बार 2024 प्रगति मैदान में हो रहा है। आपका कैसे 10 तारीख से शुरू होगा, यानी आज 9 तारीख हुआ है, कल से शुरू होगा। ठीक है, हम ऐसे भी बहुत ज्यादा लेटेस्ट आते हैं। ठीक है, 10 से 18 फरवरी तक चलेगा। इस बार मुख्य अतिथि देश सऊदी अरब है। ठीक है, तो सऊदी अरब को बिल्कुल भी हम लोग को जानते चलना है। तो जानते चलना है, सऊदी अरब हो या यूएई हो, इससे ना हम लोग का बहुत अच्छा भी संबंध बना हुआ है। ठीक है, तो यही वाली बात है। तो इस बार कौन है? 10 से 18 चलेगा, प्रगति मैदान में होता है। इस बार का थीम को याद रखिएगा। ठीक है, थीम को याद रखना है। क्या है? बहुभाषी भारत जीवित परंपरा। क्या कहिएगा? बहुभाषी भारत जीवित परंपरा। इस बार का थीम बहुभाषी भारत जीवित परंपरा है। विश्व पुस्तक मेला 2024 का मुख्य अतिथि देश क्या कहिएगा? सऊदी अरब है। अभी हम सऊदी अरब लेके नहीं जाएंगे, यहाँ पे रियाद चलता है, इसका राजधानी रियाद है। चले क्या सऊदी अरब? देखिए सऊदी अरब के बगल में है आपका क्या, कल ये बताया था ना, ओमान, यहीं पे, सॉरी यमन, यमन का राजधानी मस्कट, यही के प्रधानमंत्री कल बनाए थे, बताया था आपको। तो ये जो है ना सऊदी अरब है। ठीक है, ये जो है जितने भी मुस्लिम के ओआईसी को देख रहे हैं ना, तो ओआईसी के जितने भी लोग हैं सबसे दबदबा सऊदी अरब को ही माना जाता है, क्योंकि मुस्लिम धर्म का जो धार्मिक स्थल है यहीं पे आपका है। ठीक है, तो ये सारा चीज है। इधर से इसका फारस की खाड़ी, इधर से लाल सागर। ठीक है, इस यहाँ पे इससे बनता नहीं है, इसी वजह से अपना समर्थित लोग को अभी अब यमन में बैठाया है, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है लफड़ा। और सऊदी अरब अभी अमेरिका को अच्छा खासा क्या लगाया है, क्लास लगाया है। ठीक है, बोला कि अभी हाल फिलहाल में जो बेंजामिन नेतन्याहू है, इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, वो क्या बोला ना कि अभी हम जो है युद्ध विराम नहीं करेंगे, तो इसको लेकर के थोड़ा सा फटकार लगाया है। ठीक है, यही सब चीज करना होगा। चलें आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं, आपको खाने पीने की चीज पे लेके चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत चावल ब्रांड। देखिए एक भारत आटा, आज से कुछ महीना पहले हम इसको शायद बताए थे कि नहीं बताते, याद नहीं आया, बट नहीं बताया तो सुन लीजिए, पहले आया था। ठीक है, ये क्या ना, भारत चावल भाई, भारत आटा आया था। एक भारत आटा कहने का मतलब क्या है? एक आटा होगा जो भारत सरकार का होगा, उसका जो भी नेफेड जो भी है ना, जो सहकारी समितियां हैं, वहां पे आपका जो है उपलब्ध होगा, और वो 27.5 रुपया केजी के हिसाब से आपको हर जगह मिल जाएगा। तो इसी के तर्ज पर अभी जो है ना अपने पीयूष गोयल जी है, ये क्या है भाई? वाणिज्य एवं खाद्य उपभोक्ता मंत्री है, पीयूष गोयल है, अच्छे खासे आदमी है,
सब जगह जाते हैं, बड़ा मस्त बोलते हैं। तो ये जो है ना अभी क्या किया है ना, भारत चावल ब्रांड के नाम का चावल को लॉन्च किया है। भारत में सारे मतलब 29 रुपए में आपको क्या मिलेगा भैया, चावल मिलेगा। 29 रुपया केजी चावल मिलेगा। 37.5 रुपया केजी क्या मिलेगा, आटा मिलेगा। और ये क्या है, ये सरकारी आटा है, ये क्या है, सरकारी चावल है। कहीं भी जाइए 29 रुपया केजी चावल लीजिए, सरकारी चावल, उसका नाम क्या रखा है, भारत ब्रांड चावल। और ये मिलेगा कहाँ पे, ये नफेड है। देखिए ये कहाँ कहाँ मिलेगा आपको बता देते हैं। ये एनसीसीएफ के पास मिलेगा, नफेड के पास मिलेगा, या फिर कोई भी जो आपका इस तरह का जो मोबाइल एप्लीकेशन है जो सरकारी है, वहां पे आप ऑर्डर कीजिए। आपको 5 किलो और 10 किलो का बैग है, आगे भी बोला है कि बढ़ाएंगे 50 किलो तक, 25 किलो तक ये बैग आपको दिया जाएगा और 29 रुपया किलो दिया जाएगा। ये बात समझ जाइए। तो इंपोर्टेंट है, पूछ देगा तो फंस जाइएगा, ठीक है। तो भारत चावल ब्रांड किसके द्वारा, पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया है। वाणिज्य एवं उपभोक्ता मंत्री हम लोग के। तो भारत चावल 5 केजी और 10 केजी के पैक में 29 रुपए क्या है प्रति केजी, क्या भैया रियायती दर पर उपलब्ध किया जाएगा। चावल नफेड, और यही जानते हैं, इसको जान लीजिएगा, ठीक है। नफेड को बिल्कुल भी, ये 1957 में इसका स्थापना हुआ था। इसका कहानी वही है जो सहकारी समितियां हैं, ठीक है। तो उसके साथ मिलकर के ये अपना प्रबंधन करने का काम करता है, ठीक है। भौतिक और मोबाइल आउटलुक में ये आपका उपलब्ध होगा। अब आइए एक चीज, मेन चीज आपको बताते हैं। अभी क्या है ना, विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया गया। इसको क्वेश्चन हम नहीं बनाए, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन हम देते हैं। बहुत मस्त है ये विद्यांजलि। देखिए ये जो है ना, ये आपका विद्यांजलि स्कॉलरशिप लॉन्च किया, किसने किया है भैया, तो हम लोग का जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान है। क्यों किया है, देखिए आप जवाहर नवोदय विद्यालय के नाम सुने होइएगा। वहां के जो बच्चे होते हैं ना, बहुत तेज होता है, वो 10th 12th तक पढ़ लेते हैं और आगे का जो उच्च शिक्षा है वो लेने नहीं पाते हैं, क्योंकि उसको जो है ना आर्थिक रूप से कमजोर लोग होते हैं। क्योंकि नवोदय, जवाहर नवोदय में जो भी बच्चे पढ़ते हैं वो कमजोर, मतलब जो आर्थिक रूप से कमजोर है वही पढ़ते हैं, उसके पास पैसा नहीं होता है, जिसके कारण आईआईटी में हो या एनआईटी में शिक्षा नहीं कर पाता। तो ऐसे बच्चे के लिए ना अभी धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा एक स्कॉलरशिप शुरू किया गया है, जिसका नाम है विद्यांजलि स्कॉलरशिप। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पहली बार किया गया है। ऐसे बच्चे को ये स्कॉलरशिप दिया जाएगा, जो उसके पात्र होंगे उसको ये पैसा दिया जाएगा और अपना उच्च शिक्षा क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि सबके लिए, सिर्फ जो आपका जवाहर नवोदय के स्टूडेंट होंगे वही बच्चे के लिए ये स्कॉलरशिप आपका मान्य होगा, जिसका नाम क्या है, विद्यांजलि स्कॉलरशिप। किसने लॉन्च किया है, धर्मेंद्र प्रधान ने, ठीक है। कौन है भैया, हम लोग के शिक्षा मंत्री। ये पहली बात। दूसरी बात क्या है ना, कल जो है हम लोग के जो है कृषि मंत्री है और किसान कल्याण मंत्री है, कौन, अर्जुन मुंडा जी। इसको थोड़ा देख लीजिए, जनजातीय मंत्रालय के मंत्री हैं, बड़े बढ़िया बढ़िया बोलते हैं ये, ठीक है ना। अभी दिखाते हैं आपको। तो अर्जुन मुंडा जी द्वारा सारथी ऐप पोर्टल का लॉन्च किया गया। ये सारथी पोर्टल क्या है, जैसे आप लोग अभी बजट में आपको बताते हैं फसल बीमा योजना, ठीक है, जिसमें बोला कि 4 करोड़ लोग का फसल बीमा योजना। तो इस तरह का कोई भी योजना हो या कोई भी आपको अगर किसी तरह का कोई सहायता चाहिए, तो आप ये सारथी पोर्टल पे जाइए और आप जो है इन सब चीजों के बारे में पता कर सकते हैं। तो कल नई दिल्ली से आपका अर्जुन मुंडा जी, वो भी जो है 3 प्रोग्राम को, मतलब तीन प्रोग्राम को जो है कल भी लॉन्च किए हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखिएगा। उन तीनों में से मुख्य, देखिए हर दिन कुछ ना कुछ खूबे होता है, इतना पढ़िएगा था पगला जाइएगा। और हम इतना बताते भी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है, जहां देखते हैं कि नहीं है पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड रहा है। तो आने वाले भी समय में ये क्या करेगा, थोड़ा एडवांस करेगा, तो उससे ज्यादा एडवांस हम आपको बता देता है, कितना दूर तक जाएगा। जाओ, तो यही है, सारथी पोर्टल को किसने किया भैया, तो वही ने किया। किसने, तो अर्जुन मुंडा जी ने। अर्जुन मुंडा है, ठीक है, वही ये अपना जो है हेमंत सोरेन वाला राज के हैं, ठीक है ना। तो हेमंत सोरेन तो बेचारे चले गए हैं, ठीक है, तो चले। तो मेरे कहने का मतलब है कि दोनों पोर्टल को याद रखेगा। ये सारथी पोर्टल अर्जुन मुंडा के द्वारा, ये क्या है भैया, जितने भी कोई भी अगर किसी भी तरह का आपका बीमा उमा के बारे में जानकारी लेना है कृषि से संबंधित, ठीक है, क्योंकि ये जो है कि आपका कृषि मंत्री किसान कल्याण मंत्रालय के ही द्वारा जारी किया गया है और इन सब चीजों को जानकारी देता है। और विद्यांजलि स्कॉलरशिप धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा जारी किया गया है। जवाहर नवोदय के जो बच्चे हैं, जो आगे का शिक्षा पाना चाहते हैं, ऐसे बच्चे के लिए ये स्कॉलरशिप को लॉन्च किया गया है। अब भारत चावल तो बता ही दिए हैं, भारत आटा समझ ही गए। तो भारत आटा 27.5 की जाइए, आपका जो है ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं, आपके पास दोनों सुविधा है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। आपको देखिए, आपको हर चीज पता होना चाहिए, ठीक है। अल्जेस क्या है भैया, ओल्जास बेक्टोनोव को किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो ये बेक्टोनोव जी हैं, ये क्या है ना, ये अभी प्रधानमंत्री बने। चलिए लेके थोड़ा सा आपको मिडिल एशिया लेके चलता है। ये क्या है ना, आपका थोड़ा सा ये आपका चर्चा में बना हुआ है, इस वजह से बना हुआ है, रसिया में होने वाला है आपका इलेक्शन, ठीक है। अभी उसका जो पहली बार पुतिन के ओपोजिशन में कोई लड़ना चाह रहा था, तो उसका क्या कर दिया ना, उसको अमान्य घोषित कर दिया, यानी बांग्लादेश वाला खेल हो गया वहां पे भी, ठीक है। ऐसा ऐसा कहानी होता है ना दुनिया में, आपको बताएंगे तो हंसिएगा, ठीक है। रशिया में इलेक्शन होने वाला है अभी आपका, ठीक है ना। पाकिस्तान में तो हो गया, बांग्लादेश में भी हो गया, पाकिस्तान में रिजल्ट आएगा तो अभी आपको हम बताते हैं कि क्या क्या हुआ है। क्योंकि इमरान खान का पार्टी सिंबल उम्बल सब खत्म हो गया, ले लिया है, उसका जो भी नेता है सब निर्दलीय चुनाव लड़ा है, ठीक है। तो बहुत समस्या खड़ा हो गया। देखिए अब वहां पे क्या क्या हो रहा है। तो कहने का मतलब है रशिया में हो रहा है इलेक्शन,
तो इनको लेकर के यहाँ पे भी, क्योंकि पहले 1991 यूएसएसआर होने से मतलब विघटित होने से पहले, यानी 25 दिसंबर 1991 से पहले, कि जितना भी मिडिल कंट्री हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 6-5 देश है, अभी सारे के बारे में बताते हैं, ये सारे उसी में आते थे, किसमें, यूएसएसआर में आते थे, जहां पे क्या कम्युनिस्ट विचारधारा का परंपरा था। तो इससे ये लोग अलग हो गए 1991 में। और उन सभी देशों में से सबसे बड़ा देश आपका कजाकिस्तान है। ये अरल सागर बहुत बार पूछता है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच अरल सागर पड़ता है, ठीक है। और आपका जो है ना, ये बहुत बहुत बार पूछता है अरल सागर, अभी आपका कोई बीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा था, ठीक है। तो चलिए बताते हैं आपको कजाकिस्तान के बारे में। हाँ, तो ये कजाकिस्तान इधर इसके साथ सीमा, रसिया के साथ सीमा साझा करता है, और क्षेत्रफल के हिसाब से कितना 9वें या 10वें क्रम में आता है ये, ठीक है, जनसंख्या में भी अच्छा खासा, देख रहे हैं कितना बड़ा सीमा साझा करता है। तो मिडिल एशिया में कुछ कुछ देश है, ठीक है। तो कजाकिस्तान का राजधानी कहाँ है, आस्ताना है। कुछ दिन के लिए इसको जो है नूर सुल्तान लेके चला गया था। हम लोग इसके साथ वो करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, क्या करते हैं, सहयोग काजिंद, ठीक है। तो काजिंद याद रखेगा, ठीक है, काजिंद क्या करते हैं, एक्सरसाइज कौन सा करते हैं, काजिंद। और अभी हाल फिलहाल में क्या किए थे अपने, एक वो एक्सरसाइज किए थे खंजर, तो वो किर्गिस्तान के साथ किए थे, ये किर्गिस्तान, ठीक है, जो अभी जो है अपना राष्ट्रीय प्रतीक हिम तेंदुआ को घोषित किया है, किर्गिस्तान, ठीक है। तो याद रखेगा, हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक किर्गिस्तान किया है। किर्गिस्तान के साथ हम लोग क्या किए थे, एक्सरसाइज खंजर किए हैं। इसके साथ क्या करते हैं, काजिंद करते हैं, और यहीं के बनाए हैं आपके नए प्रधानमंत्री। इसका राजधानी कहाँ है, तो इसका राजधानी आस्ताना है। कुछ दिन के लिए नूर सुल्तान लेके गया था, वहां से गड़बड़ी हो गया। चलिए थोड़ा सा जान जाइए। ये है उज्बेकिस्तान, यही उज्बेकिस्तान में है क्या, ताशकंद, यही ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में, जहां पे हम लोग के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिसका मृत्यु हो गया था, जिसको पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था 1966 में, ठीक है। यही है उज्बेकिस्तान, ये ताशकंद। यहाँ का एक जगह है समरकंद, बहुत फेमस है। यहाँ पे आइए तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। ये सब मध्य एशिया में, तुर्कमेनिस्तान का राजधानी औशखाबाद है, ठीक है। ये भी आपका बहुत, ये कैस्पियन सागर से अपना सीमा साझा करता है। बहुत बार पूछता है कि मतलब जो मध्य एशिया का कौन ऐसा देश है जो क्या आपका कैस्पियन सागर से, यानी ये जो झील है, इस झील से सीमा साझा करता है। तो उज्बेकिस्तान कभी नहीं करता है, उज्बेकिस्तान अरल सागर से करता है, और ये हमेशा इससे करता है, ठीक है, कैस्पियन सागर से। यहाँ पे आमू दरिया आके एक नदी है, आमू दरिया, ठीक है, ये आके इसी में आप अरल सागर में गिरता है, इधर से निकलता है, ऐसे करके आता है, ठीक है। तो अरल सागर भी आपको, आमू दरिया याद रखिएगा। अब आइए यहाँ पे आपका कौन सा है, कजाकिस्तान, ठीक है, बहुत बगल में है हम लोग के। तो क्या क्या कहिएगा, कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। किर्गिस्तान को तो जानते ही हैं, ठीक है, बिश्केक इसका राजधानी है, और ताजिकिस्तान का राजधानी दुशानबे है, ठीक है। चले, बहुत लंबा हो जा रहा है, आगे चलता है, फिर हम लोग बात करेंगे किसी दिन। देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया के तो बारे में जानते ही हैं, मध्य एशिया के बारे में जान गए, दक्षिण भी एशिया का देश सब लगभग। अगर आप हमको रेगुलर सुनते हैं और रेगुलर पढ़ते हैं, तो आपको ज्योग्राफी पढ़ने का कहीं जरूरत नहीं है। जितना जानते हैं आप अपने से पढ़िए, और बाकी बचा जो चीज पूछते हैं, मतलब जो चीज बताते हैं, उसको अपने नोट बनाइए और लिखिए, मैप रखिए, कुछ भी पढ़िए, मैप से पढ़िए। बाकी बचा अगर कुछ दिक्कत हो, कुछ हो, कमेंट बॉक्स में अपना समस्या रखिए, उसको हम जरूर हल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कोई भी टेंशन नहीं लेना है आपको, ऐसे ही आपका करंट के साथ साथ आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब तैयार कर देंगे, पॉलिटी सब तैयार कर देंगे, ठीक है। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि वन लाइनर चीज, कंसेप्ट के साथ जो भी चीज बताते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ बताते हैं। अगर नहीं बताते तो कहिए, अगर कोई चीज दिक्कत आता है तो कहिए, उसका और कॉन्सेप्ट हम देने का प्रयास करेंगे। और कहीं से जो भी चीज आपको दिक्कत आ रहा है, या फिर कुछ हाई लेवल बाउंस हो जाता है, तो वो भी कहिए कि नहीं, थोड़ा सा और नीचे से उठा के लेके आइए, तो वहां से भी ले आएंगे, है कि नहीं है। अगर मैप के साथ नहीं पढ़िएगा चीजों को, तो अभी देखिए आपको क्या बोलते हैं, मध्य एशिया कहेगा कि कौन सा देश आता है, तो सबसे पहले ये मानिए, जब यूएसएसआर विघटित हो गया था 25 दिसंबर 1991 को, उससे टूट करके 15 देश बना। उस 15 देश में से 5 देश ही लग हुए। तो सबसे बड़ा मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा, कजाकिस्तान, समझ गए। कजाकिस्तान के बगल में उज्बेकिस्तान है, हमेशा दोनों के साथ अच्छा खासा संबंध चलता है। नीचे में आइएगा किर्गिस्तान, भारत के बगल में है जो वो ताजिकिस्तान है। उसके ऊपर में थोड़ा सा है जो वो क्या कहिएगा, तुर्कमेनिस्तान है। चलता ही रहता है, किर्गिस्तान है, ठीक है। तो बस ऐसे ही याद हो जाएगा, हर दिन बताता है कहीं ना कहीं, ऐसे ही याद पढ़ने का तरीका है। आप एक बार पढ़ लीजिएगा, 2 महीना बाद छोड़ दीजिएगा, फिर भूल जाइएगा। चलते चलिए, फिर देखिए आज पढ़ा है ना, फिर 3-4 दिन बाद इसका फिर कोई खा नहीं आएगा, आना ही है, नहीं आने का कोई सवाल नहीं है। अरे 5-5 देश है भाई, तो कुछ ना कुछ होबे करेगा, नहीं होने का कोई बात नहीं। देखिए अभी आपको ये जो है एक्सरसाइज खंजर और काजिन कितना दिन बता दिए, वो जो हिम तेंदुआ को जो राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया, आज लगा कि हमको लगता है 6-7 बार बता दिए। आता है, घटना घटा हुआ है, हम जान रहे हैं, फिर आएगा, फिर बता देंगे, फिर वहां पे जाएंगे तो बता देंगे। 10 मिनट लगता है, सेकंड भर तो लगता है बोलने में। कोनो किताब खोलना है, सर्च थोड़ी करना है कि इतना समय लगेगा। अगर आपको आता है कोई भी चीज बोलने में, तो सेकंड नहीं लगता। तो यही है आपके कजाकिस्तान, ठीक है। चलिए, कजाकिस्तान हो गया है, और मेरे हिसाब से क्वेश्चन नहीं है, यही सारा आपका क्वेश्चन था। अगर इसमें कोई परेशानी है तो आप लोग अपना सुझाव हमको दे सकते हैं, और मेरे हिसाब से हमारे पास
क्वेश्चन नहीं है, यही है भारत आटा, ठीक है। तो सॉरी भारत चावल 29 रुपया केजी दिया जाएगा सब जगह, ये आपका क्या है भैया, उपलब्ध है, ठीक है। चलिए आगे आइए, ये है सारथी पोर्टल। सारथी पोर्टल को याद रखिएगा, कृषि मंत्री है, कृषि कल्याण मंत्री है, अनुसूचित जाति, यही सारे मंत्री हैं, इसी के द्वारा आपका ये लॉन्च किया गया। तो याद, विद्यांजलि स्कॉलरशिप वाला याद रखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कल हम उसको पढ़े ना तो हमको लगा कि कल ही का ये न्यूज है। तो चलिए ठीक है, तो आज तक के लिए यही था, जो भी सारा क्वेश्चन था सारा क्वेश्चन हम आपको डील कर लिए हैं, ठीक है। अगर आप लोग का कुछ समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम प्रयास करेंगे उस चीज को दूर करने का, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए नमस्कार।